आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे आज जो मुकाबला था, जो वेस्ट इंडीज आयरलैंड के दौरे के बाद 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज में बराबरी करके कहीं ना कहीं ये एक और दौरा करने आई है, जहाँ पे इंग्लैंड का दौरा 3 ओडीआई 3 T20 मैचेस की सीरीज होने वाले, जिसमें से पहला ओडीआई ये आज के दिन पहला ओडीआई मुकाबला था। वहाँ पे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेला गया था। और कहीं ना कहीं यह टॉस वेस्ट इंडीज़ ने जीता। गेंदबाजी करने का फैसला, पिच करीबन करीबन थोड़ा बहुत उछाल दिख रहा था वहाँ पे, बाउंसी कंडीशंस, और वहाँ पे देखे तो थोड़ा बहुत स्विंग करता हुआ गेंदबाज दिखाई देते थे। और कहीं ना कहीं आप इंग्लैंड के कंडीशंस में आते तो वहाँ पे स्विंग तो बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जो शुरुआत था जेमी स्मिथ के साथ, हालांकि प्लेइंग 11 पहले ही अनाउंस कर दिया था मैच डे से पहले ही। इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक का पहला मैच बतौर कप्तान ओडीआई सीरीज की आगाज करते हुए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो तगड़ा परफॉर्मेंस देकर आयरलैंड के खिलाफ आई हुई है। जेडन सिल्स, मैथ्यू फॉर्ड शुरुआत की, हालांकि वहाँ पे खास तौर पे देखें तो वेस्ट इंडीज़ के तरफ से भी एक डेब्यूटेंट थे जो था जूएल एंड्रयू, विकेट कीपर बल्लेबाज। लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड ने ज़बरदस्त शुरुआत किया। जेमी स्मिथ और डैकेट के बीच कहीं ना कहीं शानदार अर्शदी का पार्टनरशिप 6 ओवर में कहीं ना कहीं वहाँ पे पूरी तरीके से पहले 6 ओवर में 60 रन के करीब बना चुके थे। वहाँ पे मैथ्यू फॉर्ड, जेडन सिल्स लगातार चौके खा रहे थे। वहाँ पे शॉट्स बेहतरीन अंदाज में लगा रहे थे, चाहे डैकेट हो चाहे जेमी स्मिथ, कवर्स ड्राइव हो, कट्स हो, बेहतरीन अंदाज में लगा रहे थे। रैम शॉट भी बीच बीच में दिख रहे थे। तो कहीं ना कहीं आक्रामक शुरुआत जेमी स्मिथ 24 गेंद में 37 रन, कहीं ना कहीं ब्रैंडन किंग के हाथों कैच दे बैठे। उससे पहले वाले गेंद में भी मिडॉन के हाथों कैच दे बैठे थे, वो पकड़ नहीं पाए थे। लेकिन अगले ही गेंद मिड विकेट के हाथों में जबरदस्त कैच ब्रैंडन किंग द्वारा बेहतरीन अंदाज में वो कैच पकड़ा। आउटस्टैंडिंग आज कैचेस, 3-4 कैचेस पकड़े गए हैं इस मैच के दौरान, तो बेहतर लगा। फील्डिंग जबरदस्त था, स्तरीय फील्डिंग का स्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है दोनों ही टीमों में। हालांकि वेस्ट इंडीज उतने जाने नहीं चाहते ये फील्डिंग में, लेकिन कुछ ऐसे कैचेस, ऐसे फील्डिंग कर जाते जहां पे बहुत ही ज़बरदस्त रोमांचक भरा ये फील्डिंग देखने को मिलता है। लेकिन हालांकि डैकेट उसके बाद भी रुके नहीं। डैकेट अपने पूरे अंदाज में, हालांकि पावर प्ले में 10 ओवर तक 90 रन बना चुके थे। वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक आध ओवर ज़बरदस्त किए थे रोस्टन चेज ने भी, फिर गुदाकेश मोटी को लाया, फिर कहीं ना कहीं जस्टिन ग्रीव्स को लाया। लेकिन वहाँ पे रोटेशन ज़बरदस्त था। लेकिन पावर प्ले के बाद थोड़ा बहुत अगला 10 ओवर थोड़ा बहुत धीमे चले, रन बॉल से चले, जहाँ पे रूट भी आए थे। रूट ने भी अर्शदीप पारी खेली, 57 रन की एक बेहतर पारी खेलकर कहीं ना कहीं जर्डन सिल्स के शिकार हो गए। वहाँ पे डैकेट का भी जबरदस्त कैच पकड़ा, टॉप एज लगा कहीं ना कहीं पॉइंट के हाथों। वहाँ पे भी रोस्टन चेज ने एक हाथ से जबरदस्त कैच पकड़ा। वहाँ पे जस्टिन ग्रीव्स ने ही चलता किया, 60 रन बनाकर चलते बने। पार्टनरशिप 60 रन, 70 रन, 50 रन, यानी कि जो पहले टॉप तीनों बल्लेबाजी जो पार्टनरशिप थे वहाँ पे लगातार अर्शदीप के पार्टनरशिप्स देखने को मिले। बीच में 30 रन से एक और अर्शदीप का पार्टनर, यानी बटलर हो या फिर यहाँ पे कप्तान हैरी ब्रूक भी आया। हैरी ब्रूक पहले 19 गेंद में सिर्फ 13 रन थे, उसके बाद जब छक्का लगाया फिर कहीं ना कहीं वहाँ पे शुरुआत किया, आक्रामकता दिखाई दिया। वहाँ पे अगले 20 गेंदों में कहीं ना कहीं 40 के करीब और रन बनाए, यानी कि वहाँ पे धमाकेदार बल्लेबाज जो नींव रख दी थी उसको अच्छी तरीके से आगे बढ़ाया। वहाँ पे कहीं ना कहीं 30वें ओवर्स तक देखे तो कहीं ना 220-25 रन बन चुके थे। वहाँ पे हैरी ब्रूक का विकेट जाता है। हैरी ब्रूक कहीं ना कहीं कैच दे बैठते, 58 रन की कप्तानी पारी खेल के कहीं ना कहीं किसी कांटे के हाथों में कैच दे बैठे थे, और वही शॉर्ट और वाइड गेंद में कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे। डीप पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे, वरना ज़बरदस्त दिख रहे थे। वहाँ पे जर्डन सिल्स नहीं चलता किया। जर्डन सिल्स हालांकि महंगे रहे, जब विकेट चटकाए कहीं ना कहीं वहाँ पे विकेट चटकाया और अपने स्पेल में ज़बरदस्त स्पेल किया। 9 ओवर 84 रन, रन बहुत ही दिए, लेकिन 4 विकेट्स भी चटकाए। मैथ्यू फॉर्ड भी महंगे रहे, सभी गेंदबाज करीबन महंगे रहे। मोती कुछ हद तक किफ़ायती रहे। रोस्टन चेज ने भी ठीक ठाक डाला, लेकिन कहीं ना कहीं अल्जारी जोसेफ जब आए थे पहले शुरुआती क्षण में कुछ ज़बरदस्त ओवर्स डाले थे। लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड के एक बल्लेबाज भी, जहाँ पे चाहे हैरी ब्रूक हो चाहे जॉस बटलर भी 37 रन की एक पारी खेल के गए, जस्टिन जैडन सिल्स के ही शिकार हुए। लेकिन 30वें, यानी कि जहाँ पे एक 2-3 ओवर का, जहाँ पे 15-12 रन का ओवर्स आया, लेकिन 40वें ओवर तक कहीं ना कहीं 280 रन के करीब थे। फिर कहीं ना कहीं आखिरी 10 में पूरी तरीके से 120 15-20 रन से जोड़े। खास तौर पे वो 43 से 48वें ओवर थे, वो 6 ओवर में करीबन 90 रन के करीब जोड़े, जहाँ पे करारा प्रहार करते हुए दिखाई दिए। जैकब बैथल ने भी नीचे से आकर, विल जैक्स ने भी फिनिशिंग रोल प्ले कर रहे, 24 गेंद में 39 रन, यानी कि आक्रामकता दिखाई दे रहा था। यानी कि बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग डेप्थ, यानी कि आपके 8वें 9वें पायदान पे ही
ज़बरदस्त बल्लेबाज है। जेमी ओबर्टन भी है, कहीं ना कहीं ज़बरदस्त कैच पकड़ा, रोस्टन चेस्पी से भागते हुए अल्जारी जोसेफ का गेंद था, वो आखिर में था, लेकिन जैकब बैथल 82 रन, ऐसा लग रहा था कि क्या उनका शतक या पारी आ सकता है, क्योंकि जैकब बैथल कहीं ना कहीं अपना पहले शतक के फिराक में थे। आखिरी 2 ओवर जबरदस्त रहा वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से। मैथ्यू फोर्ड को तो करारा प्रहार करते हुए दिखाई दे, 1 ओवर में 24 रन, जेडन से 19 रन, अल्जारी जोसेफ 14 रन, यानी कि 43वें ओवर से जो रन बटोरे, कहीं ना कहीं वहां पे महंगे रहे, बनना 400 रन बनते नहीं, आखिर में चौथे चौथे 400 रन बनाए। विकेट भी 8 विकेट गए, जैकब बैदल का भी विकेट गया, यानी कि 3 अर्धशतकीय पारी देखने को मिले, जिसमें से बटलर के 37 और वहां पे जूएल जैक्स का 39 और वहां पे जेमी स्मिथ का 37, यानी कि वहां पे 30+ रन देखने को मिले और 4 अर्धशतकीय पारी। तो यानी कि इंग्लैंड जबरदस्त वही सेटअप में खेले जिसे कि बेसबॉल कहा जाता है, और ओडीआई में वैसा ही कुछ मंशा दिखाया हुआ है। पहले 10 ओवर, अगला आखिरी 10 ओवर बीच में थोड़ा बहुत धीमा खेलते हैं, फिर कहीं ना कहीं आक्रामकता दिखाई देता है। तो यानी कि ज़बरदस्त ओडीआई खेल रहे हैं, ऐसे अगर तरीके से खेले तो। वहाँ पे 2 विकेट सल्जारी सोचा, 2 विकेट जस्टिन गिब्स, लेकिन महंगे रहे वेस्टइंडीज। गेंदबाजी में उतना खास प्रभाव डाल नहीं पाया, आयरलैंड के खिलाफ भी वैसे ही कुछ दिखाई दिया था। लेकिन जो चेस था, चेस में ऐसा लग रहा था कि क्या पावर प्ले को अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर पाएंगे, वहाँ पे शुरुआत अच्छी खासी कर पाएंगे, एक बड़ा पार्टनरशिप्स लगा पाते या नहीं कि। लेकिन कहाँ ना कहीं ब्रेंडन किंग हो, आज एविन लुइस नहीं खेल रहे थे, जस्टिन ग्रीव्स को ओपन करते हुए नजर आए, वो थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। उससे बेहतर अब शाई होप को भिजवा सकते ही थे, या फिर जोएल एंड्रयू जो डेब्यू करे तो उनको। जस्टिन गिब्स को आप ओपन करते हुए देखना शायद ही पसंद करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि वो रिकॉग्नाइज बल्लेबाज हो सकते हैं, नीचे आके फिनिशर रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पावर प्ले में अच्छी तरीके से अंधाधुंध बल्लेबाजी करने दिए हो, क्योंकि 401 रन चेज करने थे। ब्रेंडन किंग, ब्राइडन कर्स कहीं ना कहीं चलते बने, अच्छे खासे स्विंग दिखाई दिया। वहाँ पे सकीब महमूद भी मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे, ज़बरदस्त शॉर्ट गेंद वैसे नहीं थे और कुछ शॉर्ट और हार्ड लेंथ हिट किए थे, और वहाँ पे विकेट्स मिलते हुए दिख रहे थे। वहाँ पे आक्रामक बल्लेबाजी करने गए, शॉट मारने गए, विकेट्स गंवाते चले गए। कैसी कर्टी शाई होप ने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, जहाँ पे 30-35 रन की एक पार्टनरशिप थी, और उसके अलावा कोई भी पार्टनरशिप्स दिखा नहीं, जिसके बदौलत आप ऐसा लग रहा है कि 400+ रन चेस कर रहे हो। वहाँ पे किसी कर्टी का विकेट जाता है, सकीब महमूद, वही सकीब महमूद जो जस्टिन ग्रिप्स को जैसे आउट किया वैसे ही, उतना भी शॉट नहीं था, स्टंप्स के आसपास था, और वही शॉर्ट गेंद, और वहाँ पे कहीं ना कहीं गुड लेंथ में हिट किया, गुड लेंथ और शॉर्ट लेंथ के बीच में, और वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज में चलता गया। किसी कर्टी हालांकि लगातार 2 शतक बनाकर आए हुए थे, उनसे थोड़ा बहुत उम्मीदें थी। फिर शाई होप को भी कहने के सकीब महमूद पावर प्ले में लगातार ओवर्स करते गए। वहाँ पे ब्राइडन कर्स ने भी अच्छी खासी शुरुआत किया था, कहीं ना कहीं मिड विकेट के हाथों स्क्वाले के हाथों जबरदस्त कैच, जिसमें से ब्राइडन कर्स से नहीं कैच जबरदस्त पकड़ाए हाथ से, यानी कि आज आउटस्टैंडिंग कैचेस देखने को मिले। फिर जोएल एंड्रयू, आज जैकब बैथल ने गेंदबाजी की, आदिल रशीद ने गेंदबाजी की, बीच में स्पिनर्सों ने अच्छी खासी की। फिर जेमी ओबर्टन थोड़ा बहुत चोटिल हो गए थे, फिर कहीं ना कहीं वापसी किया। सकीब महमूद को लगातार गेंदबाजी करवाने दिए, जहाँ पे सफल भी रहे, 2-3 विकेट से चटका के ले गया, महत्वपूर्ण विकेट से चटकाया, और वहाँ पे सफल पूरी तरीके से रहे। और यही इंग्लैंड गेंदबाजी की ज़बरदस्त खूबियाँ है, जहाँ पे अब किसी भी गेंदबाजों को खिलाया और उनके कंडीशंस में अच्छे खासे फायदेमंद साबित होते, चाहे ब्राइडन कर्स और सकीब महमूद हाल ही में अच्छे खासे ओडीआई में प्रदर्शन कर रहे हैं, T20 में भी। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड 2027 के वर्ल्ड कप तक सोच सकती है, उनको लंबा लेकर जा सकती है। जेमी ओबर्टन ने भी आखिर में जब वापसी किया चोटिल होने के बाद, वहाँ पे भी अच्छे खासे स्पेल किए, बीच में रन्स भी उतने नहीं थे, विकेट्स भी चटकाए। जोएल एंड्रयू को कहीं ना कहीं कवर्स किया, तो ज़बरदस्त कैच है हैरी ब्रूक द्वारा। हैरी ब्रूक ने बतौर कप्तान अर्शदीप के पारी भी लगाए, और 4 कैचेस भी बेहतरीन अंदाज में पकड़े। वहाँ पे आमिर जंगू थे, कुछ शॉट्स लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं आदिल रशीद के शिकार हो गए। वहाँ पे शॉर्ट मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे। रोस्टन चेज है, छक्का मारने के फिराक नोवेल जैक्स के हाथों कैच, यानी कि जेमी ओबर्टन हो चाहे आदिल रशीद हो, बीच बीच में विकेट चटकाते रहे, वैसे रन आए नहीं, और कहीं ना कहीं वहाँ पे औपचारिकता ही था। मोटी ने कुछ छक्के चौके लगाए थे, लेकिन जेमी ओबर्टन ने उनको भी चलता किया, और आखिर में जॉर्डन सिल्स ने अगर कुछ छक्के लगाए आदिल रशीद के कहीं ना कहीं ओवर्स में, लेकिन वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आखिर में चाहते जाते आखिरी विकेट आदिल रशीद ने चटकाया। गूगली पढ़ नहीं पाया, अल्जारी जोसेफ बोल्ड होते हुए नजर आए, वहाँ पे कैचेस भी ज़बरदस्त पकड़ा। आज बल्लेबाजी बेहतरीन अंदाज में इंग्लैंड ने किया। आखिर में जाते जाते जेमी ओबर्टन 3 विकेट 22 रन देकर, 3 विकेट सकीब महमूद एक मेडन भी डालते, 2 विकेट आदिल रशीद। हालांकि आदिल रशीद महंगे रहे,
2 विकेट हालांकि चटकाया, क्योंकि आखिरी में जडेन सिल्स ने कुछ आक्रामक बल्लेबाजी की, 14 गेंद में 29 रन नाबाद रहे और वहां पे 4 विकेट्स गेंदबाजी में गए। तो कहीं ना कहीं जडेन सिल्स ने ही न्यूजीलैंड पीछे का वेस्ट इंडीज की तरफ से प्रदर्शन किया, बाकी सभी खामोश रहे और निराशाजनक प्रदर्शन। 400 के टोटल का पीछा करते हुए रन्स तो बेहतर था, 26.2 ओवर में ऑल आउट हो गए, 162 रन बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं 6 के रन रेट से बेहतर रन बनाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं यही चाहिए बीच में पार्टनरशिप्स और थोड़ा बहुत लंबा खेलने को, और वही वेस्ट इंडीज की दिक्कत है। जब खेलते हैं तो आक्रामक हर कोई बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए नजर, जिस दिन खेलते तो पूरा तरीके से टॉप फॉर्म में रहते हैं, और जिस दिन कॉलम्स होते हुए दिखाई देते तो वहाँ पे सभी धराशायी होते हुए नजर आते। तो वहाँ पे दूसरे ओडीआई में कैसे वापसी करते हुए महत्वपूर्ण रहेगा ये, क्योंकि ये सीरीज डिसाइडर होगा। दूसरा ओडीआई, क्योंकि वो कार्डिफ में होगा दूसरा ओडीआई, तो वो भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त कंडीशन रहता है, ओवरकस कंडीशन रहता है वहाँ पे, स्टीप मूवमेंट स्विंग ज़बरदस्त अंदाज में देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे देखने लायक बात होगा। मैं चाहता हूँ कि अच्छी खासी वापसी करे वेस्ट इंडीज़ और ये सीरीज़ में रोमांच लाए। कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त जीत इंग्लैंड की, कहीं ना कहीं 238 रन की बहुत ही बड़ी जीत, और ये मैचेस कहीं ना कहीं 2027 के वर्ल्ड कप में पहुंचने के लिए टॉप 8 डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे रैंकिंग के हिसाब से। तो वहाँ पे ये भी नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ को यहाँ से जीत हासिल करना पड़ेगा, वरना और भी क्वालिफायर्स खेल कर 2027 के वर्ल्ड कप में पहुंचना पड़ेगा। तो ये भी एक ध्यान में रखना पड़ेगा। इंग्लैंड भी कहीं ना कहीं उतना रैंकिंग में हाई में नहीं है, 7वें शायद पायदान में है, तो वो भी एक सोच विचार करना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक मैचेस महत्वपूर्ण है, और इंग्लैंड के लिए कहीं ना कहीं ब्रुक की शुरुआत ज़बरदस्त रहा, बतौर कप्तान एक बहुत ही बड़ी जीत के साथ शुरुआत की, अच्छी प्रदर्शन के साथ। तो अभी के लिए इतने रखते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।